दिल्ली एनसीआर के लोगों पर लगातार गर्मी का सितम अब बढ़ता जा रहा है। ऐसा हम आपको क्यों कह रहे हैं, इसकी जानकारी दे देते हैं। दरअसल 28 मार्च को दिल्ली एनसीआर का जो तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे था, अब वो बढ़कर 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुश्किल से 2 से 3 दिन के अंदर ही दिल्ली का जो तापमान है वो 8 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा बढ़ चुका है। और यही कारण है कि लोगों को दिन के समय धूप के तेज थपेड़े पड़ रहे हैं। आप अभी भी मेरे पीछे ऊपर आसमान में देख सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर के आसमान में तेज धूप खिली हुई है और यही तेज धूप लोगों के ऊपर सीधा पड़ रही है, जो जिसने लोगों का जीना बेहाल करा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में इतनी तेज गर्मी पड़ रही है कि लोग गर्मी से बचने के लिए अपने घर में एयर कंडीशन का सहारा अभी से लेने लगे हैं। दिल्ली एनसीआर में इतनी तेज धूप की तपिश है कि मानो मई और जून की गर्मी का एहसास अभी से करा रही है। और मौसम विभाग के अगर पूर्वानुमान की बात करें तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली एनसीआर के लोगों को फिलहाल अब आने वाले दिनों में जो गर्मी है उससे राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि मौसम विभाग का ये कहना है कि अगले 3 से 5 दिन तक जो तापमान है दिल्ली का अभी जो 38 डिग्री हो रखा है वो बढ़कर 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। यानी दिल्ली एनसीआर के लोगों को अब गर्मी के 40 डिग्री का टॉर्चर झेलना पड़ सकता है। वहीं अगर हम बात करें ऊंचे पर्वत क्षेत्र वाले इलाकों की, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया या हिमाचल प्रदेश हो गया, तो जो यहाँ के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र वाले इलाके हैं वहां पर 3 अप्रैल के लिए मौसम विभाग की तरफ से मध्यम से हल्की बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। वहीं अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो जो उत्तराखंड के मैदानी इलाके हैं वहां पर भी गर्मी अपना प्रकोप दिखा रही है और लोगों को तेज तीखी धूप चुभती हुई कहीं ना कहीं महसूस हो रही है। और अभी आने वाले दिनों में ऐसा ही मौसम लगातार बना रहेगा। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 3 से लेकर 5 अप्रैल के बीच दिल्ली एनसीआर के जो आसमान है उसमें आंशिक तौर पर बादल छा सकते हैं। हवाएं भी तेज चल सकती है, 10 से लेकर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चल सकती है, लेकिन उससे जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसमें कुछ जो है वो गिरावट नहीं दर्ज की जाएगी, क्योंकि राजस्थान से जो गर्म हवाएं हैं वो दिल्ली की ओर आगे बढ़ रही है। और यही कारण है कि दिल्ली का जो तापमान है अब आने वाले दिनों में लगातार ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा और 40 डिग्री सेल्सियस को टच कर सकता है। इसके साथ ही मौसम वैज्ञानिकों का ये भी दावा है कि इस बार जो मई और जून की गर्मी है वो ज्यादा ही पड़ने वाली है। जो सामान्य तौर पर तापमान रहता है उससे भी ज्यादा जो गर्मी है इस बार दिल्ली एनसीआर के लोगों को झेलनी पड़ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। राजधानी लखनऊ में नगर निगम ने एक नया कीर्तिमान बनाया है, जहां तकरीबन 150 करोड़ रुपए से अधिक की गृह वसूली की गई है। लखनऊ नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने 700 करोड़ रुपए की गृह वसूली का एक टास्क बनाया था, मैनेजमेंट बनाया था, और ये कहा गया था कि 700 करोड़ रुपए की वसूली किसी भी सूरत में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नगर निगम में होनी चाहिए। इसको लेकर के लगातार नगर निगम के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो कार्यरत थे, कार्य कर रहे थे। क्लोजिंग के दौरान अंत तक यह गृहकर की वसूली तकरीबन 150 करोड़ रुपए तक हो पाई, जो कि 700 करोड़ के गृहकर के लक्ष्य से थोड़ी कम ज़रूर रह गई। लेकिन नगर आयुक्त ने इस बात को आश्वस्त किया कि आने वाले समय में जो वसूली का टारगेट है वो पूरा होगा। सबसे बड़ी बात ये कि एक लंबे समय से लखनऊ नगर निगम को वसूली का टारगेट था। वसूली के टारगेट होने के साथ साथ इस बात का भी टारगेट था कि किस तरीके से ज़्यादा जो गृहकर दाता हैं वो कर को जमा करें। अभी तक लखनऊ की जो बड़ी समस्या थी, जो लखनऊ में कई ऐसे इलाके आ गए हैं जो विकसित हो रहे हैं धीरे धीरे करके, और जो कई इलाके ऐसे हैं जो 84 गांवों में सम्मिलित हुए हैं। नगर निगम के सामने एक अपने आप में बड़ी चुनौती थी कि इन सम्मिलित हुए गांवों के लोगों से टैक्स कैसे वसूला जाए। टैक्स वसूलने को लेकर के मूलभूत सुविधाओं को, यानी कि जलकल, नगर निगम का हाउस टैक्स, नगर निगम के द्वारा दी गई जो सुविधाएँ हैं वो देना नितांत आवश्यक है। लेकिन जो विकसित इलाके हैं उन जगहों पर नगर निगम की सीमा का शुरू होने के कारण उन पर हाउस टैक्स लग रहा था, जो कि एक लंबे समय से पेंडिंग था। लेकिन अगर बात करें CTO की, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह की, तो उनकी मेहनत कारगर साबित हुई, नगर आयुक्त के निर्देश कारगर साबित हुए और ये बजट 150 करोड़ रुपए तक पहुंचा। 150 करोड़ रुपए की वसूली लखनऊ नगर निगम ने पिछली बार से ज़्यादा करी, जिसका लक्ष्य था 700 करोड़। 700 करोड़ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए लखनऊ नगर निगम आगे कार्यरत है, आगे कार्य कर रहा है, किस तरीके से बड़े बकायेदारों से टैक्स वसूला जाए। लखनऊ नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने यह भी कहा
कि जो बड़े बकायेदार थे, जो बड़ी कंपनियां थीं, जो बड़े सरकारी विभाग हैं, यदि उनसे पैसे मिल गए होते, उनसे ग्रहकर सही समय पर मिल गया होता तो आज 700 करोड़ की वसूली का लक्ष्य भी पूरा हो गया होता। लेकिन जिन विभागों से, जिन सरकारी विभागों से पूरी रकम नहीं मिली है, जो पूरा टैक्स नहीं मिला है, वो टैक्स आगे वसूलने का काम किया जाएगा, जिससे कि जो 700 करोड़ का लक्ष्य है वो पूरा किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। वक्फ बिल को लेकर पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ख़ास तौर पे बिल्कुल इस तरह के अमेंडमेंट जिसमें 2-3 क्लॉज पे मुसलमानों को आपत्ति है। एक तो ये कि उनका आंतरिक मामला है वक्फ, और वो अल्लाह की राह में वक्फ करते हैं। 2 तरह से वक्फ होते हैं, एक अलल खैर जो सोसाइटी के लिए होता है, एक अलल औलाद। इनमें क्लॉज बाई लॉज वो बुजुर्गवार जो पहले राजा रजवाड़े ज़मींदार जिन्होंने अपनी जायदाद को वक्फ कर दिया था अल्लाह की राह पे, ताकि समाज में बिल्कुल उत्थान के लिए काम हो सकें, और जन सेवा और समाज सेवा के भाव से उन्होंने वक्फ किए। मगर उस वक्फ के ख़ास तौर पे इतने अरसे से जो उसमें लूट घसूट हो रही थी, जिसका मेन मुद्दा बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी इस वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल आज जो बहस हो रही है लोकसभा में, और ख़ास तौर पे इस पूरे रूल रेगुलेशंस पे आपत्ति है विपक्ष के सांसदों की कि JPC में जो ओपिनियन उन्होंने पेश किया उसको जगदम्बा पाल ने इंक्लूड नहीं किया। दूसरी सबसे बड़ी अहम आपत्ति मुसलमान समुदाय की है कि ख़ास तौर पे उनके शरई यानी आंतरिक मामला धार्मिक में दूसरी कम्युनिटी के लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वक्फ बोर्ड एक गवर्निंग बॉडी है, उसको गवर्न करने का हक़ है, ना कि आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने का हक़ है। सरकार को भी हक़ नहीं है कि वक्फ की ज़मीनों को अपनी मर्ज़ी के एतबार से वो किस तरह से यूज़ करे, जब तक उसमें जो वाकिफ़ यानी जिसने वक्फ किया उसकी मंशा इंक्लूड ना हो। तो बहरहाल बहुत से पावर सीज़ किए गए हैं, बहुत सी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, जहाँ पर अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि ये वक्फ बिल जो है वो बाकायदा पसमानदा समाज जो गरीब मुसलमान हैं उनके वेलफेयर के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी उन्नति के लिए। वहीं मुसलमान धर्मगुरुओं का कहना है कि हमारा आंतरिक मामला है और वक्फ बिल अमेंडमेंट के नाम पर हमारी इबादत गाहों पर निगाहें हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार की, और निरंतर मुसलमानों के विपरीत उनके ख़िलाफ़ ये सरकार काम कर रही है। वक्फ बिल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं थी, और इस तरह के जो लॉज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला रही है उससे मुसलमानों का नुकसान है और उनकी मजहबी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। कैमरा पर्सन किशन के साथ रज़ा अब्बास, लखनऊ, JK न्यूज़। मैं देव प्रकाश, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद का कल रात अचानक तबीयत खराब हो गया, जिसके कारण उन्हें डॉक्टर को दिखलाया गया। डॉक्टर ने परिवार वालों को सलाह दिया कि उनको जल्द से जल्द इन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया जाए। आपको बता दें, बताया जाता है कि लालू प्रसाद का शुगर में काफ़ी वृद्धि होने के कारण में बेचैनी हो रही थी, जिसको लेकर डॉक्टर को दिखलाया गया और डॉक्टर ने उन्हें तुरंत दिल्ली भेजने को कहा। परिवार वाले उन्हें दिल्ली ले जाने के लिए इंतजार में लगे हुए हैं, और एक वीडियो देखा गया जिसमें उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव उन्हें ट्रॉली पे ले जा रहे हैं और गाड़ी पे बैठा रहे हैं, और अभी किसी भी वक्त वो दिल्ली जा सकते हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद पिछले कई वर्षों से उनकी तबीयत खराब चल रही है। कुछ दिनों पहले पिछले वर्ष उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था, और 2022 में उन्होंने सिंगापुर में अपनी बेटी के आवास पर रहकर किडनी का ट्रांसप्लांट कराया था। उसके बाद उन्होंने काफ़ी दिनों तक वहाँ पर सिंगापुर में थे। उसके बाद वो पटना आकर राबड़ी आवास में थे, और राबड़ी आवास में रहने के बाद उन्होंने यहाँ भी करीब पिछले वर्ष उनको हार्ट अटैक किया था। उनका एक बार पैर भी टूटा था, जिसको लेकर उनके परिवार वालों ने इलाज कराया। लेकिन कल रात अचानक उनके तबीयत में काफ़ी ख़राब होने के कारण डॉक्टरों ने सलाह दिया है कि इन्हें तुरंत जल्द से जल्द दिल्ली ले जाया जाए, जो कभी भी ये राजधानी पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद के जितने भी चाहने वाले हैं, उनके परिवार वाले हैं, सब भगवान से जो प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक हो और वो जल्द से जल्द दिल्ली से पटना वापस आएँ। उनके तबीयत में अचानक ख़राब होने के कारण करीब उनको राजधानी पटना में राबड़ी आवास में थे, और 2 दिन पहले से उनके
तबीयत अस्वस्थ रह रहा था, जिसके कारण कल रात को अचानक उन्हें तकलीफ होने लगी, जिसे परिवार वालों ने उन्हें डॉक्टर को दिखलाया एवं डॉक्टर ने तुरंत उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराने का सलाह दिया। कैमरा पर्सन अजय के साथ देव प्रकाश, JK 24/7 न्यूज़, पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। फरीदाबाद के सेक्टर 12 कोर्ट परिसर में आज एक ऐसा मामले सामने आया जिसके बाद से सभी वकीलों में कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर चिंता जताई है। दरअसल फरीदाबाद के कोर्ट परिसर में चौथी मंजिल से कूदकर एक 54 साल के वरिष्ठ वकील ने अपनी जान ले ली। दरअसल मामला बताया जा रहा है कि फरीदाबाद में कोर्ट परिसर में आज 54 साल के एक वकील जो कि लंबे समय से कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे और कई बीमारियों से ग्रसित थे। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि पिछले कई दिनों से वो अपने परिवार में चल रही परेशानियों से भी जो है जूझ रहे थे। इसी को लेकर मरने से पहले उन्होंने अपने परिवार से काफ़ी देर तक बातें करी और अचानक चौथी मंजिल से उन्होंने छलांग लगा दी। ऐसे में नीचे गिरने की वजह से वकील के मुंह पर और कई जगह पर गंभीर चोटें आई, जिसके बाद उनको एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया। हालांकि अब पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के लिए सबको सरकारी अस्पताल में भेज दिया है और परिजनों से पूछताछ की जा रही है। तो वहीं जो उनके सहयोगी वकील थे, उनका कहना था कि परिवारजनों से लगातार उनकी बातचीत हो रही थी और वो पिछले लंबे समय से बीमार भी चल रहे थे। लेकिन अब पुलिस ये जांच कर रही है कि मामला क्या था कि आखिर उन्होंने चौथी मंजिल से छलांग लगा दी। इसके बाद से अब कोर्ट की जो कार्रवाई थी उसको स्थगित कर दिया गया है और सभी वकीलों ने अब जो है उसके हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए पहुंचे थे। लेकिन मृतक जो है अब पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया है। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर किन कारणों की वजह से जो है वकील ने सुसाइड की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कैसे इतने वरिष्ठ वकील रहते हुए चौथी मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, JK 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और पीलीभीत की बड़ी खबर को लेकर के मैं हूं आपके साथ ऋतिक द्विवेदी। वित्तीय वर्ष के आखिरी दिनों में बजट खपाने की गणित कुछ खास काम नहीं आ सकी है। पीलीभीत जिले के कई ऐसे विभाग हैं जिनके खातों में करोड़ों की धनराशि बची है। बजट खपाने के लिए विभागों ने बिल बनाए, इन्हें लगाया भी, बावजूद कई विभागों के खातों में करोड़ों रुपए बच गए हैं। सबसे ज्यादा धनराशि लोक निर्माण विभाग के खाते में बची रह गई है। अब यह राशि सरेंडर करनी होगी। अगर विभागों की बात करें तो PWD समेत 20 विभागों ने 22.20 करोड़ खर्च किए हैं। अभी भी इन 20 विभागों के खातों में 2.32 अरब की धनराशि बची हुई है। PWD विभाग की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकास कार्यों के लिए विभाग को 372 करोड़ से अधिक धनराशि आवंटित हुई थी। स्वीकृत धनराशि से विभाग ने कई कार्य शुरू तो कराए, लेकिन निर्माण पूरा कराने पर जोर नहीं दिया। विभाग ने जिले में जगह जगह क्षतिग्रस्त सड़कें, टूटी पुल पुलिया और अन्य निर्माण कार्यों के लिए मिली धनराशि को खर्च करने में हीला हवाली भी की। इसके साथ ही विभाग ने कम धनराशि खर्च करने पर जारी हुए नोटिस को भी तवज्जो नहीं दी। धनराशि होने के बाद भी विभाग कई काम शुरू ही नहीं करा सका। बाढ़ से कटे रास्ते और पुल पुलिया तो टेंडर और प्रस्ताव में ही अटके रह गए। इसका नतीजा ये रहा कि अब वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया है और विभाग को करीब 164 करोड़ रुपए सरेंडर करने पड़ गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल गुप्ता के साथ मैं ऋतिक द्विवेदी, JK 24/7 न्यूज़, पीलीभीत। पंजाब की भगवंत मान सरकार इन दिनों पूरे पंजाब के अंदर नशों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला रही है। एक तरफ जहां ड्रग स्मगलरों के घर ध्वस्त किए जा रहे हैं, तो वहीं जागरूकता मिशन के जरिए पंजाब की आम जनता को इस मिशन से जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आज लुधियाना के अंदर एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता और खासतौर पर आम आदमी पार्टी के पंजाब इंचार्ज मनीष सिसोदिया ने भी शिरकत की। इस दौरान सीएम ने कहा कि हम चाहते हैं कि पंजाब की जनता इस पूरे मिशन से जुड़े और हर गांव से लेकर हर शहर तक नशों के खिलाफ आवाज बुलंद होनी चाहिए। तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर साफ कर दिया
कि जब तक पंजाब से नशा पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म नहीं होता तब तक वो सांस अच्छी तरीके से नहीं ले पाएंगे, यानी कि वो चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने जो मिशन नशा तस्करों के खिलाफ चलाया है वो आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगा। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आज की, क्योंकि पंजाब कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक कल बुला ली गई है। कल सुबह करीब 11 बजे पंजाब के मुख्यमंत्री आवास पर ये कैबिनेट की बैठक होगी और माना जा रहा है कि नशों को लेकर एक और बड़ा फैसला कैबिनेट के अंदर आ सकता है, क्योंकि पंजाब के अंदर लुधियाना में चुनाव है। तो ऐसे में दो बड़े मुद्दे सरकार के सामने, एक तो व्यापारियों को खुश करना और दूसरा नशाखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करना। तो माना जा रहा है कि कल की कैबिनेट बैठक में एक बार फिर लुधियाना की सीट को ध्यान में रखते हुए कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कैमरामैन निशान के साथ में नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज, चंडीगढ़। छत्तीसगढ़ के गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई जा रही है, लेकिन 10,000 रुपए की जो मामूली सी रिश्वत की राशि है, इससे अधिकारियों की मिली भगत करके यह आवास जिस ग्राम पंचायत में स्वीकृत किया गया है उसको अन्य ग्राम पंचायत में बनाया गया है। और इतना ही नहीं, यह आवास वन विभाग की ज़मीन के अंदर अवैध कब्जा करके और धड़ल्ले से बिना किसी अधिकारियों की डर और प्रभाव से किसी तरह की इनको जो मनमानी तरीक़ा से कार्य कर रहे हैं, इनको किसी तरीक़ा से अधिकारियों की और अन्य जो इस संबंधित विभाग हैं उनकी कोई डर नहीं है। और मनमानी ढंग से यह केवल मनमानी जो 10,000 रुपये की राशि यह रिश्वत दिए हैं उसके बलबूते पर, उसके दम पर यह आवास को अन्य ग्राम पंचायत में बनाया गया है। वहीं अगर बात करेंगे अधिकारियों की मिली भगत की, तो जिस हिसाब से 10,000 रुपये की जो रिश्वत की राशि है मामूली ज़रूर है, लेकिन अगर कई आवास की अगर बात करेंगे तो यह 10,000 की राशि अगर कई हितग्राहियों से ली जाएगी तो यह लाखों करोड़ों रुपए का जो खेल चल रहा है ज़िले में रिश्वतखोरी का, वो सामने आ रहा है। इसमें जो है मामूली सी रकम होने के कारण कार्यवाही नहीं की जाती है, लेकिन आने वाले भविष्य में जो प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे को प्रधानमंत्री लगातार बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास घर घर बनाया जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से जो है अधिकारियों कर्मचारियों की इस पर ग्रहण लग रहा है, तो निश्चित ही प्रधानमंत्री का जो आवास बनाने का लक्ष्य है वो लक्ष्य पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा तो देखने वाली बात होगा। लेकिन अब जिस हिसाब से ये रिश्वत की राशि मांग की जा रही है और जिस ग्राम पंचायत में आवास बनाया जा रहा है और अन्य ग्राम पंचायत का स्वीकृत आवास है, तो कुल मिलाकर यह है कि जिस हिसाब से अधिकारी ये मनमानी कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, अधिकारियों पर यह बड़ा आरोप लग रहा है। अब देखने वाली बात यह होगा कि मामले की संज्ञान में आने के बाद किस तरह की जो है इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है। कैमरामैन पीयूष चौधरी के साथ JK 24/7 न्यूज, पेंड्रा, छत्तीसगढ़। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और मैं हूं धनराजगढ़, राजधानी देहरादून से। और बात करेंगे उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की, क्योंकि चारधाम यात्रा शुरू होने में मात्र 28 दिन बाकी बचे हैं और उससे पहले कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। और वहीं देखिएगा कि अब परिवहन विभाग ने भी कहीं ना कहीं कमर कस ली है, क्योंकि परिवहन अधिकारी की तरफ से बताया गया है कि उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा है वो एक ऐतिहासिक यात्रा है और वो सफल तरीके से संपूर्ण हो उसके लिए तमाम तरह की जो तैयारियाँ हैं वो की गई हैं। क्योंकि देखिएगा परिवहन विभाग के अधिकारी की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा है उस दौरान कोई हादसे ना हो, क्योंकि जो हादसे होते हैं, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा कि कई हादसे देखने को मिले थे, उन हादसों को रोकने के लिए कहीं ना कहीं परिवहन विभाग की तरफ से एक अलग से प्लान तैयार किया गया है। और साफ तौर पर उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा के दौरान जो रास्ते हैं उन पर 5 चेक पोस्ट बनाई जाएंगी और उन 5 चेक पोस्टों से कहीं ना कहीं जो गाड़ी गुजरेगी वो चेक होने के बाद ही कहीं ना कहीं
चारधाम यात्रा पर जाएगी उनके पेपर चेक किए जाएंगे। और उसके साथ ही जो ग्रीन कार्ड की यदि मैं बात करूं तो ग्रीन कार्ड भी 10 अप्रैल से बनने शुरू हो चुके होंगे, यानी कि 10 अप्रैल से ग्रीन कार्ड बनने शुरू होंगे और ट्रिप कार्ड भी कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा में बनना अनिवार्य है। लेकिन वही परिवहन अधिकारी ने बताया है कि जिस गाड़ी का ग्रीन कार्ड नहीं होगा वो गाड़ी चारधाम यात्रा पे नहीं जा पाएगी, यानी कि उसको चेक पोस्ट पे ही रोक दिया जाएगा, उसको चारधाम यात्रा पे नहीं जाने दिया जाएगा। और इसी तरीके से देखिएगा कि तमाम जो इस तरह की तैयारियां हैं तो वो परिवहन विभाग की तरफ से की गई हैं, क्योंकि परिवहन अधिकारी ने यह भी बताया है कि यदि आवश्यकता पड़ती है तो परिवहन निगम से भी कहीं ना कहीं बसों मांगी गई हैं और 125 बसें कहीं ना कहीं परिवहन निगम ने देने की बात की है। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में। और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर के। उत्तराखंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं का लंबे समय से दायित्व को लेकर के चल रहा इंतजार खत्म हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी दायित्वधारियों के नामों की घोषणा कर दी। इस दायित्व के घोषणा में कई सारे समीकरणों को मुख्यमंत्री ने ध्यान में रखा और ऐसे तमाम नए कार्यकर्ताओं को भी दायित्व से नवाजा जिनका आने वाले चुनाव में अहम रोल होने वाला है। एक तरफ जहां दायित्वधारियों की सूची सामने आने के बाद जिनका नाम इस सूची में आ गया उनके घर पे जश्न का माहौल देखा जा रहा है, वहीं जो इस सूची में आने से रह गए वो फिर से अपने लॉबिंग में लग गए हैं, क्योंकि पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द दूसरी और तीसरी सूची भी मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी हो सकती है। इसके साथ ही कैबिनेट विस्तार को लेकर के भी सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के जो नेता हैं जिनको कैबिनेट में स्थान मिलने की उम्मीद है वो अपनी लॉबिंग में भी जुट गए हैं। हालांकि बीजेपी के संगठन का कहना है कि जो लोग लॉबिंग करते हैं संगठन में उनको प्रायः स्थान नहीं दिया जाता। तो ऐसे नेता बेहद चालाकी से, बेहद शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने सूत्रों सोर्सों को मजबूत कर रहे हैं, अपनी लॉबिंग कर रहे हैं कि होने वाले कैबिनेट विस्तार में उनके नाम को जगह मिल जाए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में संविधान के अनुसार 12 मंत्री मुख्यमंत्री समेत हो सकते हैं, जिसमें अभी सिर्फ मुख्यमंत्री को लेकर के 7 सदस्य हैं कैबिनेट में। 5 कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति और होनी है। इन कैबिनेट मंत्रियों के पदों को लेकर के नेताओं में काफ़ी मारामारी मची हुई है और लोग अपने अपने सियासत के जो संरक्षक हैं उनके यहाँ ज़बरदस्त भागदौड़ चल रही है। लंबी होती इस प्रतीक्षा सूची के चलते जो शीर्ष नेता है उन पे काफ़ी दबाव भी है। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री ने बेहद लंबे समय के बाद, यानी पुष्कर सिंह धामी के इस कार्यकाल की बात करें तो 3 साल बीत चुके हैं, उसके बाद अब अपने कार्यकर्ताओं को दायित्व से नवाजा है, तो पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी राज्य में कैबिनेट विस्तार भी हो सकता है। और उस कैबिनेट विस्तार में किन किन चेहरों को जगह मिलता है और क्या कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जिनको अभी भी इन 7 लोगों की सूची से भी हटाया जा सकता है, उसको लेकर के भी काफ़ी कयासबाजी का दौर चल रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि उत्तराखंड में सत्ताधारी पार्टी की ये सियासत किस करवट बैठती है। क्या अभी कुछ और कैबिनेट मंत्रियों को कैबिनेट से हटाया जा सकता है और नए कैबिनेट विस्तार में किसकी लॉटरी लगेगी, इसको लेकर के भी सियासत में काफ़ी गहमागहमी है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अभी से तैयारियों में जुट गई है। पश्चिमी यूपी में भारतीय जनता पार्टी कैसे मजबूत हो, इसको लेकर आज एक RSS और बीजेपी की जो बैठक है वो गाजियाबाद के नेहरू नगर स्थित सरस्वती स्कूल है वहां पर आयोजित की गई थी, जिसमें शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वह भी पहुंचे और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी शामिल हुए। इसके साथ ही साथ जो मेरठ और ब्रजप्रांत है वहाँ के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने भी इस बैठक में हिस्सा लिया है और साथ ही साथ पार्टी को जमीनी स्तर पर कैसे मजबूत किया जाए इसको लेकर विचार विमर्श किया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और उत्तर प्रदेश में
अखिलेश का जो पीडी है उसको कैसे तोड़ा जाए, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई है। साथ ही साथ जो वोटर्स है और खास तौर से जो ओबीसी वोटर्स है उसको अपनी ओर कैसे साधा जाए, इसको लेकर भी विचार विमर्श किया गया है। साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है वो 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति और दिशा और दशा तय करना माना जा रहा है। हालांकि जो आज बैठक हुई है उसमें यह भी निकल करके आया है कि जो ओबीसी वोटर्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की ओर कैसे मोड़ा जाए, इसको लेकर भी चर्चा की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि आगामी जो बैठक अन्य की जाएंगी उसमें क्या निकल करके सामने आता है। अभी खास तौर पर जो पश्चिमी यूपी है वहाँ पर जो सभी सीटें हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर आपसी सामंजस्य बैठाया गया है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच एक अच्छा तालमेल बना रहे, इसको लेकर कवायद यहाँ पर की गई है। गाजियाबाद से JK 24/7 न्यूज के लिए परवेंद्र लोधी। क्रांति चौक से 27 किलोमीटर संभाजीनगर में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पोस्टर पर विवाद। नमस्कार, मैं हूं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं मेरे साथ JK 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। संभाजीनगर में मनसे द्वारा लगाए गए पोस्टर एक नए विवाद का कारण बन गए हैं। इन पोस्टरों में औरंगजेब की कब्र तक की दूरी बताई गई है। आखिर क्या है इस पूरे मामले की सच्चाई, हम इस पर बात करते हैं। खासतौर से महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर राजनीतिक गर्म हो गई है। छत्रपति संभाजी नगर में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS ने शहर भर में पोस्टर लगाए हैं जिनमें बताया गया है कि औरंगजेब की कब्र शहर के किन किन हिस्सों से कितनी दूरी पर स्थित है। ये मुद्दा लोगों को इतिहास बताने के लिए उठाया जा रहा है। ये राजनीतिक फायदे के लिए है या चर्चा का विषय है। मनसे का कहना है कि ये इतिहास सभी को पता होना चाहिए, खासकर युवाओं को। राज ठाकरे ने अपने हालिया भाषण में कहा था कि औरंगजेब को मराठों का अंत करने के लिए जो खासतौर से आया था, लेकिन ये दफनाया गया। हालांकि इस मुद्दे पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है। कुछ लोग इसे अनावश्यक विवाद बता रहे हैं, जबकि मनसे का कहना है कि सरकारी धन कब्र के रख रखाव पर खर्च नहीं होना चाहिए। मनसे के नेता द्वारा कहा गया है कि हमारा उद्देश्य इतिहास को बताना है, इसमें किसी को दिक्कत क्यों होनी चाहिए। ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है, असली मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश है। अब सवाल उठता है कि क्या ऐसे पोस्टर सही हैं या सिर्फ राजनीतिक हिस्सा है। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, JK 24/7 न्यूज, मुंबई। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल का इन दिनों मुसीबत का सामना लगातार करना पड़ रहा है और मुसीबत जो है उसके पल्ले पड़ गई है। यानी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर CBI ने महादेव एप सट्टा मामले पर FIR दर्ज कर ली है। इसके साथ ही इस पूरे मामले पर 21 लोगों पर जो है FIR दर्ज की है, जिसमें जो है रवि, उत्पल, सौरभ चंद्राकर जैसे महादेव एप सट्टा मामले पर कई प्रमोटर का नाम शामिल है। वहीं ये FIR जो है 18 दिसंबर 2024 को हुई थी, मगर पब्लिकी जो है आज जो है सामने आया है, जिसके बाद सियासत शुरू हो गई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास स्थान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मैं लगातार जनता की आवाज मुखरता से उठा रहा हूं, इसलिए केंद्र सरकार जो है मेरी राजनीतिक हत्या करना चाह रही है, इसलिए ऐसे राजनीतिक षड्यंत्र मेरे खिलाफ रच रहे हैं। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे तौर पर यह भी कहा है कि महादेव एप सट्टा मामले पर पूर्व जो है गृह मंत्री अमित शाह और जो है PM मोदी का संरक्षण का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि आखिर महादेव एप सट्टा जो है आखिर बंद क्यों नहीं हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा लगातार ये जो ऐप है वो केंद्र सरकार के संरक्षण पे चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जब सरकार थी तो हम लोगों ने जो 74 से ज़्यादा लोगों पर कार्रवाई की थी, उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की थी, FIR की थी और लंबे समय से कार्रवाई करते आ रहे थे, मगर ये सरकार उल्टा कार्रवाई करने वालों पर कार्रवाई कर रही है, ऐसा उसका बयान आया। वही इस पूरे मामले को लेकर के लगातार सियासत जारी है। इससे पहले ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
कह चुके हैं कि महादेव ऐप सट्टा मामले पर जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए हैं उन्हें किसी भी हाल पर बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पर होगी। अब देखना यह होगा कि एफआईआर के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री को सीबीआई कब पूछताछ के लिए बुलाती है और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, ये तो आने वाले समय ही बताएगा। कैमरामैन सोनू के साथ शंभू रही, जगत 24 न्यूज, रायपुर।